हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले नॉर्मलाइजेशन को लेके। बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट है जो पहली बार खास कर दे रहे होंगे, या नॉर्मलाइजेशन जो नहीं जानते। देखो, नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा, अगर आप इसको ट्रैक करने जाओगे कि बढ़ेगा कि घटेगा, मैं काफ़ी वीडियो देखा है इसको लेके कि एयरफोर्स में नंबर बढ़ेंगे घटेंगे नॉर्मलाइजेशन से, किसको फायदा होगा किसको नुकसान। एकदम सेम सिचुएशन ऐसे डकवर लुइस जैसे होता है ना क्रिकेट में, किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ से जीत रहा, कितने रन पे क्या चाहिए। हालांकि उसका फॉर्मूला होता है, सिचुएशन कंडीशंस होते हैं ना, उसी तरीके से ये है। आप नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सकते कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। इवन एग्जाम होने के बाद भी मैं आपको पहले नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बताता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज है, वही डिसाइड करता है कि किसी का नंबर कम होगा या फिर ज्यादा होगा। बहुत सारे बच्चे ये भी मन में डाउट रखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता ही बढ़ता है। भाई साहब, घटता भी है कई बार। ओके, और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, जो आपका नंबर बनता है ना, वो फाइनल नॉर्मलाइजेशन वाला ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन वाले पे, फिर नॉर्मलाइजेशन पे आते प्रॉपर तरीके से। ओके, देखो, मान लीजिए आपने एयरफोर्स में 70 में से पाया, मान लेता हूं 35 नंबर आपने पाया, ठीक है। और जो कट ऑफ गया था वो गया था 33, मान लीजिएगा 33 गया, ये हमारा कट ऑफ गया। थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट विजिबल हो। मान लीजिए जो कट ऑफ गया, वो फाइनल कट ऑफ की बात करूं मैं, कट ऑफ गया आपका 33 और आपने पाया 35 ओरिजिनल नंबर, जिसको रॉ नंबर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रॉ नंबर यानी ओरिजिनल नंबर। अब नॉर्मलाइजेशन लगेगा इस पे लगा नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद यही रह गया तो आप पास हो। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कम हो गया और मान लीजिए 29.5 हो गया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आपको फेल माना जाएगा। यानी कि जो फाइनल करता धरता वो कौन है? नॉर्मलाइजेशन है। जो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आता वही मेन माना जाता है। आपका जो रॉ नंबर होता है, जो ओरिजिनल नंबर होता है, वो नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ टोटल की नहीं, सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ होता है उसका भी अपना नॉर्मलाइजेशन निकलता है, ठीक है। ये चीज क्लियर कट रखिएगा। जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो सिर्फ आपका टोटल पे नहीं होता है, वो मैथ का अलग निकलता है, इंग्लिश का अलग निकलता है, फिजिक्स का अलग निकलता है। ऐसे वाई ग्रुप में रागा का अलग निकलता है, मैथ का, आपका इंग्लिश का अलग निकलता है, ठीक है। इंडिविजुअल निकलते हैं, और इंडिविजुअल में भी सेम काम होता है। मान लीजिए मैथ का जो कट ऑफ गया वो सेक्शनल कट ऑफ बेसिकली मान लीजिए 6 नंबर गया, आप पाए हो 6 नंबर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 5 नंबर हो गया, तो आपको फेल माना जाएगा, ना कि पास। और अगर बढ़ गया तो वो तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है, कट ऑफ बढ़ेगा तो ओके। मतलब कहने का ओवरऑल ये है कि नॉर्मलाइजेशन से डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है आपके सिलेक्शन पे, बस ये कहना चाह रहा हूं। अब ये कब कम होता है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला जो आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यूज किया जा रहा है हर एग्जाम में, आप एसएससी ले लो, रेलवे ले लो। इसके पहले दूसरा फॉर्मूला होता था रेलवे में, फिर उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ पाया गया। उस फॉर्मूले में बहुत सारा, मतलब कह दो कि एक एग्जैक्ट नहीं आ पाता। एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो तो एलबीडब्ल्यू को आउट दिया जाता है, या कोई अपील जब करता है तो उसमें ट्रैक किया जाता है बॉल। कई बार आप देखोगे लेग स्टैम्प को मिस कर रही बॉल, लेकिन फिर भी उसको एलबीडब्ल्यू दे रहा है, क्योंकि ट्रैक करते बॉल उधर दिखा देगा मोड़ के। तो ये होता है एक एरर, आप उसको नहीं सही कर सकते। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी देखी जाती है तो 99% जो हो जाते, या कह दीजिएगा कि 98% हो जाते हैं, उनको 100% मान लिया जाता है। ओके, वैसे ये है 100% एक्यूरेट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया गया। ओके, और हर जगह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जहां पे भी नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, अभी पीसीएफ की जिसकी लड़ाई हो रही है, यूपी पीसीएस वाली, जो आरओ एआरओ की एक दिन एग्जाम कंडक्ट कराने की, उसमें भी यही लॉजिक है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं डिसाइड कर पाता कि पेपर टफ है इजी है। ओके, तो ओवरऑल ये है। आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर मैं आपको उसकी कहानी बताता हूं। तो MIJ यानी जो फाइनल नंबर है, यही आपका फाइनल नंबर माना जाएगा। जो ये नंबर आएगा ये नॉर्मलाइजेशन के बाद माना जाएगा, इसका ये नाम है। यहां पे 2 टर्म ऊपर लिखा है, -2 नीचे लिखा है, 2 मल्टीप्लाई है साथ में, और यहां पे एक चीज जोड़ा गया। जो ऊपर वाला है दोनों, वो क्या है? सबसे पहले ये जो ऊपर वाला है जो एवरेज निकाला है, MGT जिसको बोल दोगे, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1 स्टूडेंट, यानी कि जो टॉपर रहेंगे। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 1000 बच्चे, तो उनमें से 100 बच्चों में से ले लेते, 0.1 तो नहीं निकल पाएगा, खैर 1000 ही ले लेते। 1000 बच्चे में जो टॉपर रहेगा वो एक बच्चे को पकड़ेंगे, हालांकि 1000 नहीं रहता है, या आप मान लीजिएगा 10,000 है, 10,000 में से टॉपर जो 10 रहेंगे उनको उठाएंगे। या अगर 1 लाख की जगह आपके पास, देख लेना अपना कैलकुलेशन उस हिसाब से कर लेना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा ना।
1 लाख हो गया तो वही आपका 100 हो जाएगा ना, इस हिसाब से। मतलब 0.1 स्टूडेंट किसका, एवरेज ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग शिफ्ट, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1। देखिएगा जो टॉपर होता है उसका नंबर उठाते हैं, और सभी शिफ्ट का, ऑल शिफ्ट, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ऑल शिफ्ट के टॉपर का नंबर ले लिए, इसको माइनस कर देंगे किसके, ऑल शिफ्ट के एवरेज से। देखिए इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क ऑफ अ कैंडिडेट इन द कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। ओके, ये आपका क्या किया, सभी शिफ्ट के एवरेज नंबर, आप मीन स्टैंडर्ड डेविएशन छोड़ दीजिए, औसतन यहां पे आपका आएगा जो टॉपर रहेगा वो माइनस जो औसतन रहेगा वो, एक तरीके से पॉजिटिव नंबर आ गया, हाँ या ना। जो टॉपर रहेंगे उनका हमेशा ज्यादा नंबर होगा औसत के मुकाबले। जैसे कि मान लीजिए 10 लिख दिया, मैं आपको 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, और ऐसे करते करते इसका अगला नंबर दे दिया मैंने आपको 2, 1, 0। अब इसका जो भी औसत आएगा वो इससे तो छोटा होगा ना हमेशा, तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। ये माइनस, ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाता है। आगे आओगे, MTI इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द, एवरेज मार्क्स किसका, 0.1 स्टूडेंट इन ith शिफ्ट, यानी जिस शिफ्ट में आप बैठे हो उसकी बात हो रही है। अब दिन भूल जाना, ठीक है, यहां पे दिन का कोई रोल नहीं, किस दिन आपका एग्जाम है, आपके शिफ्ट से रोल है कि किस शिफ्ट में आपका है, किस दिन, एग्जैक्ट उसी की बात करेंगे। अब दिन को मत भूल जाना, यानी कि पहला शिफ्ट तीनों दिन का सेम होगा, नहीं, आपकी एग्जैक्ट डेट के साथ शिफ्ट स्टार्ट होती, ठीक है। तो आपके शिफ्ट में, आपके शिफ्ट का जो टॉपर होगा उसका नंबर उठाया जाएगा, और आपके शिफ्ट का जो एवरेज रहेगा उसका उठाया जाएगा, ठीक है। इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड एवरेज ऑफ द आईएस शिफ्ट। ओके, यही है ना, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आईएस शिफ्ट। हाँ वही है, मतलब पूरे बच्चे का, पूरे बच्चे का। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है। आपके शिफ्ट का जो टॉपर रहेगा और जो औसत रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव। तो यहां पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहां तक सही है। आगे ये मैं पॉजिटिव क्यों बोला अभी समझाऊंगा आपको। MIJ यहां पे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द jth कैंडिडेट इन ith शिफ्ट। आपने जो असल में नंबर पाए हैं वो यही है MIJ। यहां पे ये आपने जो भी नंबर पाए ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है जो आपने पाया है, ठीक है। यहां पे MIQ माइनस किए हैं, MIQ माइनस किए हैं। ये कौन सा था, यही था, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स था ना उसको माइनस कर देंगे। अब सारा खेल यही होता है, ठीक है, इसको हटाइए, मैं इसी बात करूंगा, सारा खेल यहीं पे। आप एक चीज देखना जरा, यहां पे हल्का सा लॉजिक लगाना, इतना गणित सबको आती बाबू। ये क्या एक पॉजिटिव नंबर है, हाँ या ना, ये पूरा संख्या पॉजिटिव है, वो 1 से कम ज्यादा वो अलग चीज, हालांकि ज्यादा ही रहता है, ठीक है। अगला देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, और अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो आपका नंबर घट जाएगा। बस यही खेल है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, ये निगेटिव हुआ तो आपका नंबर घट जाएगा। यही आपका टोटल खेल है। ओके, कैसे देखिएगा। अब ये है क्या चीज, ये बेसिकली MIJ और MIQ का माइनस है। MIJ क्या है, एक्चुअल नंबर जो आपने पाया है वो, और MIJ क्या है आपका, MIQ क्या है, आपके शिफ्ट का एवरेज नंबर। यानी कि अगर आपने अपने शिफ्ट से ज्यादा पा गया, एवरेज से ज्यादा, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, और अगर आपने कम पा गए हैं तो आपका माइनस हो जाएगा। समझे नहीं, इधर देखो, मान लीजिए आपके शिफ्ट का एवरेज नंबर जो गया 40 गया, आपने पाया 39, तो आपका नंबर कम होगा, आपका नंबर कम होगा। और अगर आपने 41 पा गए तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। देखो ना, ये आपका है, ये औसत है, ये आपका नंबर है बेटा, ये औसत है। आपका नंबर अगर ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर ये कम हो गया, ये ज्यादा, तो निगेटिव बन जाएगा। यही खेला है, यही खेला। अब ये चीज तो फॉर्मूला था पूरा, आपको समझ में आया नहीं आया, इसका क्या लॉजिक, कैसे काम करेगा, ये सब अभी नहीं समझ में, मैं आपको दूसरे भाषा में समझाऊंगा। मैं मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं फिलहाल। फिर आपका इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट ऑल, वो सब अपना अलग, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो नॉर्मलाइजेशन से कब नंबर बढ़ता कब घटता है, तो वो ये चीज डिपेंड करता कि आपका नंबर आपके शिफ्ट के औसत से कितना ज्यादा या कितना कम। बस यही चीज है, ठीक है। उस हिसाब से उसी पे निर्भर करता है। बाकी चीजें जो भी थी, ये जो चीजें हैं ये औसत है आपके पूरे शिफ्ट का और टोटल शिफ्ट का, ये भी आपके शिफ्ट का टोटल शिफ्ट का, इस तरीके से चलता है। इसमें आपका ज्यादा रोल नहीं, आपका मेन रोल यहीं पे है। ओके,
अब मामला यहां गड़बड़ थोड़ा सा ये हो जाता है कि मान लीजिए, सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में सभी लड़के बहुत कमजोर आ गए, आपके शिफ्ट में सभी लड़के बहुत कमजोर आ गए जो औसतन सिर्फ 20-22 नंबर ही कर पा रहे हैं, और आपने थोड़ा पढ़ के गए 30 नंबर कर लिए। पेपर इजी है, आपने ज्यादा किया, आपके शिफ्ट में बच्चे कमजोर थे, उस केस में आपका नंबर बहुत ऐड होके बढ़ जाता है। बहुत केसेस में आप देखे होंगे, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, थोड़ी देर बाद कहोगे तो कल स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। ऐसे बच्चे होते हैं, इंग्लिश का पेपर 20 नंबर का है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका नंबर 22 हो जाता है। यह क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि इनके शिफ्ट के बच्चे इंग्लिश में अच्छा नहीं किए थे, या इनके शिफ्ट के बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर टफ था। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ता घटता है ना, ये पूरा डिपेंड होता है कि आपके शिफ्ट में किस टाइप के बच्चे हैं। अब मान लो पेपर खूब टफ बन गया, लेकिन तुम्हारे शिफ्ट में सारे तगड़े बच्चे बैठ गए हर जगह, उस केस से तुम्हारा नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, ये डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में किस टाइप के बच्चे, उस हिसाब से आपका नंबर बढ़ता घटता है। अब देखो, इसको लेके क्या परेशान होना चाहिए? अब देखो, जिसका नंबर माइनस होगा वो परेशान अभी भी सोच रहा होगा कि मेरा माइनस ना हो जाए, या प्लस होगा तो फिर ऐसा। देखो, माइनस बहुत रेयर केसेस में होते हैं, माइनस बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब रेयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कम होता है पॉजिटिव के मुकाबले। जनरली हमेशा ज्यादातर देखा गया नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत बढ़ते या कांस्टेंट रहते, कम बहुत कम केसेस में होता है। कम तभी होता है जब आपके शिफ्ट में बच्चे तेज हो और कोई रीजन। ओके, इसी चीज को लेकर लड़ाई चल रही है आरओ और एआरओ में, कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो ये तो पूरा बच्चों के ऊपर डिपेंड कर गया, ये तो पूरा बच्चों पे डिपेंड कर गया किस शिफ्ट में कौन से बच्चे। आपको कैसे पता कि आप सेम लेवल के बच्चे हर जगह बैठा रहे हो? आपको कैसे पता? तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए यहां पे डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फायदा कब है? देखो क्या होता है ना, अब जैसे कोई आपसे जीके का एक क्वेश्चन पूछा कि बताओ कि ये जो दाल चीनी होती है, या कुछ ऐसे बोल दो, जो चावल होता है कहां का सबसे अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन दिया, और कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ कि ये राजा की तीसरी जो वाइफ थी उनका ससुराल कहां था। अब आप इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन टफ है कौन इजी है, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये थोड़ा सा होता है कि यार देखो, ये हम कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग शिफ्ट में, तो किसी बच्चे का टफ हो जाएगा किसी का इजी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन आया था कि मतलब किसी बच्चे को टफ इजी ना लगे, एवरेज सबका निकाल लेंगे। अब ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाती है फिजिक्स और मैथ जैसे में। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बनाया, एक ही शिफ्ट में ये दिया, दूसरे शिफ्ट में उसी चैप्टर का उसी टाइप से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन डालिए, ऐसे करके चेंज कर दिए, तो आप फिजिक्स मैथ में लेवल को मेंटेन कर सकते। इंग्लिश में आप लेवल को मेंटेन नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा। अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते एक ही कॉन्सेप्ट से, इजी क्वेश्चन बन जाते थोड़ी थोड़ी चीजों को बदल के। मैथ फिजिक्स फॉर्मूला वाले तो आप एक लेवल को मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन को हम लोग गलत बोलते 100%, तो भी ये गलत है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए सही हो जाता है जब उनका मतलब एवरेज एक नॉर्मल बच्चे आते हैं उनके शिफ्ट में। तो जब बहुत टफ बहुत तगड़े बच्चे या बहुत कम बच्चे आते हैं, कमजोर बच्चे आते हैं, तभी आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिलता है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा जंप की वो नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूं। अब इतनी कहानी में सुना है, कुछ समझ में आया नहीं ना आया? नहीं आया ना, सच बता रहा। आप सिर्फ इसी चीज का वेट करो कि मुद्दे की बात हो तो फायदा है कि नुकसान। तो देखो यही है नॉर्मलाइजेशन। नहीं समझ में आया ना, ये आएगा भी नहीं। ऐसे डकवर लुईस से पूरी कहानी सुना दो, नहीं समझ में आएगा, तो ये समझ में नहीं आएगा, उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। आप फाइनली बस एक काम करो, आप अपने तैयारी पे फोकस करो। आपके शिफ्ट में नंबर घटेगा बढ़ेगा ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, इस चीज को मानो। एक तरीका होता है जिसको बच्चे ओवरकम कर लेते इस चीज से। क्या होता है, मैं आपको समझाया हूं कि आप लोग 70 में से 40 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। 40 क्वेश्चन 100% सही करोगे, 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करोगे ना। ये मैंने आपको सबको समझाया कि सेफ स्कोर 40 के ऊपर रखते हैं हम लोग। मैं मैथ पकड़ता हूं, बोला कि भाई साहब देखो 20 में से 15 नंबर तो लाना ही, 25 में से 15 तो लाना ही लाना है। अब आप इस मेंटेलिटी के साथ गए कि हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने 100 में 70 में से, जिनमें से 10 अगर 5-6 गलत भी हो जाएगा, 10 तक आ जाएगा माइनस करके, तो भी हम 40 पे सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। अब आप इसी मेंटेलिटी के साथ गए एग्जाम में,
और जैसे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए, टफ से टफ क्वेश्चन आने लगे लाइन से, और आप उसी मेंटेलिटी से हो कि आपको करने ही करने 50 है, यानी पूरा टाइम दे रहे हो क्वेश्चन पे कि छोड़ूंगा नहीं, अगर ये छोड़ दिया तो 50 नंबर कैसे करेंगे, 50 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये होता गलत रणनीति। अगर आपको लगे आपके शिफ्ट का पेपर काफी टफ है तो आप 50 टारगेट जो किए हो ना उसको 40 पे लेते हो, 30 पे लेते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बढ़ ही जाएगा वो। तो आप अपने टारगेट को कम कर दो। अगर आपको लगे पेपर इजी आया है तो ये मत खुश होना कि आपने तो 40 कर लिया, ये सिलेक्शन पक्का। भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद वो माइनस हो सकता है नंबर। तो अगर आपका शिफ्ट का पेपर इजी लगे आपको तो उसमें कोशिश करना कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो या अपने स्पीड को और बढ़ा दो। उस पर ज्यादा खुश मत होना, एक्साइटेड मत होना कि वही मजे लेने लगे कि सिलेक्शन पक्का है और नॉर्मलाइजेशन माइनस हो गया नंबर। तो पेपर का लेवल कैसा आता है उस चीज के हिसाब से आप डिसीजन लेना। पेपर आपको टफ लगे तो कोई बात नहीं, कम ही क्वेश्चन करना लेकिन सही करके आना, और अगर इजी लगे तो खूब खींच देना। अब एक बहुत ही बड़ी मतलब गलतफहमी बच्चों के मन में चलती है कि पेपर का लेवल या कहते जितना निगेटिव मार्किंग, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा, जितना निगेटिव मार्किंग होती है नॉर्मलाइजेशन में उतना नुकसान होता है। ये कौन कह दिया आपको? ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर आपने 10 माइनस मार्किंग किया और कोई बच्चा 8 किया तो उसका नंबर नहीं बढ़ने वाला नॉर्मलाइजेशन में। ऐसा कभी नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग का कहीं भी फॉर्मूला दिखे, यहां पे कहीं लिखा है निगेटिव मार्किंग को लेके, तो निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही कम हो रही इस पे कोई मतलब नहीं बाबू, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं ये बताइए। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा कि इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सीख के जान के भी, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में ज्यादा मत सोचो। आप अपने इस चीज पे फोकस करो कि अगर पेपर इजी आएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना, और टफ आए तो कोशिश करना कि सॉलिड करो, जो भी करो उसमें निगेटिव ना हो जाए, उसमें गलत ना हो जाए। इस चीज से थोड़ा बचना, क्योंकि फिर और कम नंबर हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ओके, तो समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत। मैं कोशिश किया समझाने का। किसी भी शिफ्ट में बढ़ सकता घट सकता, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो। मैं बस इसलिए क्या क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट इसको लेके आ गया था, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है सर, घटता है सर, तो मैं कहा चलो बता ही देता हूं सच्चाई क्या नॉर्मलाइजेशन की। आई थिंक आप लोग समझ गए होगा। ओके, मिलते हैं सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। और साथ ही साथ बता दे बाबू, अगर आप लोग ना एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाह रहे ऑफलाइन, तो प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन बैच आया, 20 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट है इसकी। 12,000 इसकी फीस है। इसके अंदर पूरा कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी, फेज 1 फेज 2 पूरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट, जी हाँ। 12,000 इसकी प्राइस है बेटा। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग सीट बुक कर सकते हो अभी के अभी। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों को पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि साल में 6 एग्जाम आपका जनरली होता है तो होगा, और 6 एग्जाम मतलब हर 2 महीने के गैप पे आप एक बार ऑफलाइन बैच पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद आराम से सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से रिवीजन करो। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया तो आराम से आप 2 एग्जाम, आप एयरफोर्स नेवी 2 मन करे, आईसीजी जीडीडी भी दीजिए, परमानेंट वैकेंसी है। बीएसएफ की आती है तो उसको दीजिए आप, वो भी परमानेंट वैकेंसी, टेक्निकल सब्जेक्ट ही आते हैं, तो वही आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आप एक बार बैच ले लो ऑफलाइन, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। प्रयागराज में इस नंबर पे कॉल करके आप लोग सीट बुक कर सकते हो। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन सिर्फ नेवी का एक स्पेशल बैच हमारा चल रहा है। देखो जो भी बैच निकालते हैं स्पेशल ही निकालते हैं हम सभी लोग। तो नेवी एसएसआर एमआर का आपका बैच आ चुका बेटा, महासागर 2.0। इसकी क्लासेस चलनी लगभग 1 से 2 चैप्टर सभी सब्जेक्ट में हुआ, अभी बहुत आगे सिलेबस हमारा नहीं गया है, तो बिल्कुल फ्रेश बैच आप जुड़ सकते हो। और जो चैप्टर हुए वो ऑलरेडी वीडियो है, नहीं समझ में आएगा तो आपको वापस पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल कंटेंट वगैरह आपको इसके अंदर मिलेगा। 599 यानी 599 का अभी है आज के लिए। 14 नवंबर के बाद इसको लोगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 999 हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोग कोर्स ले सकते हो। ऑनलाइन 599 का पड़ेगा, और ऑफलाइन आपका 12,000 का 4 महीने का है कोर्स, और साथ ही साथ हॉस्टल वगैरह आपको अलग से सुविधाएं मिल जाएंगी, मतलब हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कांटेक्ट करके जो भी आपके सहूलियत के अकॉर्डिंग जितना पैसा है हॉस्टल का वो सब अलग है रहने होने का ना, ये हमारी ट्यूशन फीस है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि समझने वाली चीज कुछ है नहीं, बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपके निगेटिव मार्किंग से आप कुछ गलत करते हो तो इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, आपके शिफ्ट का डिपेंड करता है कि कैसे बच्चे बैठे, सीधी सी बात ये। ओके, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।